ह्यूमिलिएटेड, मतलब अगर मैं कहूँ तो जैसे 1 साल पहले एक इंसिडेंट हुआ कि हमारे थोड़ा दूर एक इंस्टीट्यूट की बेसमेंट में पानी भरने से 3 बच्चों की मृत्यु हुई। हम उसमें दूर दूर तक कहीं नहीं थे, ना हमारा इंस्टीट्यूट था ना हमारा कुछ था। सोशल मीडिया का चमत्कार ये हुआ कि उसके बाद पूरा देश मेरे पीछे पड़ गया। और आज तक मुझे कई ऐसे लोग मिलते हैं जो ये मान के चलते हैं कि वो इंसिडेंट हमारे इंस्टीट्यूट में हुआ था। अब ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाए और कहे कि ऐसा कैसे हुआ, तो बुरा लगता है। अब कितने लोगों को समझाएं? गांव तक अगर गलतफहमी फैल गई है तो कहाँ तक जाके समझाएं? बट ये तो गलतफहमी, इसमें किसी ने आउटराइट आपको नीचा नहीं दिखाया। मीडिया ने और ठीक ठाक कई चैनल्स ने बहुत खराब वीडियो बनाए, मेरा नाम लेके, मेरी फोटो डाल के वीडियो बनाए, क्योंकि उससे व्यूज ज्यादा मिल जाते हैं। मैं उनकी मजबूरी भी समझता हूँ, मुझे उनसे नफरत नहीं होती, मुझे मजबूरी समझ में आती है कि उनका भाई काम है, उनको व्यूज चाहिए, उसी पे उनकी कमाई होनी है। अगर व्यूज के लिए मैं ही उनको मिल रहा हूँ बाई चांस उस दिन, उनको रोज एक शिकार चाहिए बेसिकली। साल में 2 दिन का भोजन मैं हूँ, तो एक दिन तब आया था, उस दिन मैं भोजन था, तो सबने शिकार किया, उसमें क्या कर सकते हैं। लेकिन ये लगता है कि भाई अगर हमारे यहाँ होता तो ठीक है, हम उसमें इन्वॉल्व अगर है ही नहीं तो फिर क्यों पीछे पड़े हमारे। बट गुस्सा नहीं आता कि इतनी मेहनत से मैंने इतनी क्रेडिबिलिटी बनाई है, इतना अच्छा काम करके, तुम 2 दिन के भोजन के चक्कर में सब बिगाड़ दो। अगर आप थोड़ी सी फिलॉसफी समझते हो और जीते हो तो गुस्सा ना बंद हो जाता है। जैसे इस मामले में सच बात यह कि मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे, मुझसे ज्यादा समझदार, मुझसे बेहतर लाखों लोग देश में हैं, पर इतनी पॉपुलैरिटी उनको नहीं मिली। ये भी तो बाई चांस ही हुआ। होता क्या है कि जब कुछ अच्छा होता है उसको हम मानते हैं कि हमारी मेहनत से हुआ है, हमारी योग्यता से हुआ है, जबकि हमसे बड़े बड़े 30 मार्क बैठे बैठे सड़ गए हैं, उन्हें मौका नहीं मिला। तो जो अच्छा हुआ उसको मैंने मान लिया मेरा हक है। अब अच्छा हुआ, मैं पॉपुलर हो गया, तो पॉपुलर होने में ही निहित है कि शिकार भी होना पड़ेगा कभी ना कभी। तो ये शिकार होना उस पूरे पैकेज का पार्ट है जो आपको तुक्के से मिल गया है। तो जब आप उसमें खुश होते हो तो इसको साथ में लेके चलो। तो ये एक्सेप्ट कर लिया? यस। ये पार्ट शुरू से ही एक्सेप्टेड था कि अभी करा एक्सेप्ट? मतलब 1-2 साल से ये मुझे समझ में आना शुरू हो गया था। अब इसका एक बहुत रिसेंट एग्जाम्पल, जो मैं बात नहीं करना चाह रहा, पर एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ। अभी 2 महीने पहले खबर खूब चली कि CCPA ने हम पे एक फाइन लगाया, खूब बदनामी हुई। इंटरेस्टिंग बात है कि 3 साल पहले का वो मामला है और जितने इंस्टीट्यूट्स IAS में हैं उन सब पे फाइन लगा है, सब पे फाइन लगा है, सबकी न्यूज भी आई। किसी की भी न्यूज को सोशल मीडिया ने उठाया ही नहीं, पर जैसे हमारा नाम आया, फिर 1 दिन का भोजन, फिर मैं 1 दिन भोजन बना। अब पूरे देश में सबको पता इन पे फाइन लग गया है। लगा सब पे है। तो आप कभी कभी सिलेक्टिवली शिकार बनेंगे, ये आपकी नियति है, क्योंकि आप ज्यादा पॉपुलर हैं। तो ये मान के चलना चाहिए। अगर सलमान खान बहुत पॉपुलर है तो ये मान के चलना चाहिए कि बाकी कोई एक्सीडेंट करेगा तो बच जाएगा, आप नहीं बचेंगे, क्योंकि आपको समाज ने वहां पहुंचाया भी तो है ना। तो आपकी गलती माफ नहीं होगी। पार्ट ऑफ द पैकेज। ये टर्म आपको अच्छी लगी, पार्ट ऑफ द पैकेज। बट आप इमोशन सप्रेस करते हो ऐसे जब रिएक्शंस होता है? मतलब मैं हैबिचुअली ऐसा करता हूँ, हैबिचुअली इमोशंस को मारते हो आप। तो ओपनली बात करते हो इमोशंस के बारे में? नहीं, मैं ये कहता हूँ कि इमोशनली एक्सप्रेसिव होना अच्छी बात है, लेकिन मैं यही मानता हूँ कि मेल्स में जनरली इनएक्सप्रेसिव हो जाना उनके नेचर का हिस्सा बन जाता है, एंड आई एम वन ऑफ देम। और जब से ये थोपी हुई महानता सोशल मीडिया ने लाद दी मेरे ऊपर, तब से मैं थोड़ा और कम एक्सप्रेसिव हूँ। क्योंकि देखिए क्या होता है, मेरे साथ जो 2-3 संयोग हुए, एक तो मैं टीचर हूँ। टीचर होने का मतलब भारत में स्पेशली ये है कि विद्यार्थियों की निगाह में आपको एक अलग लेवल पे जिंदगी जीनी है। मसलन अगर आपका मन कर जाए कि आप सिगरेट पी लें अपने स्टाफ के सामने, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपको जज नहीं करेगा। मैं नहीं पीता हूँ सिगरेट, लेकिन मान लीजिए मेरा पीने का मन कर जाए और मैं स्टूडेंट सामने सिगरेट पी लूँ कभी, तो लोग जज करेंगे, क्योंकि टीचर के लिए माना गया कि उसकी अलग नैतिक जिंदगी होनी चाहिए। तो अगर आप टीचर हैं और पॉपुलर हैं तो आपको
बहुत सारी ऐसी सहजताओं से दूर रहना पड़ेगा जो किसी के लिए नॉर्मल बातें हैं। फिर मैं एक कंपनी रन करता हूँ जिस कंपनी में करीब 2000 लोग काम करते हैं। मैं उस कंपनी में MD भी हूँ, फाउंडर हूँ उसका। अब जितने लोग वहाँ काम करते हैं, चाहे वो टीचर्स हों, चाहे एडमिन स्टाफ के लोग हों, उनके साथ भी मैं दोस्त नहीं हो सकता। अगर मैं दोस्त हुआ, दोस्ती बढ़ गई, तो फिर प्रोफेशनल बात ठीक से नहीं कर पाऊंगा। प्रोफेशनल बात करनी है तो दोस्ती नहीं बढ़ानी है। तो ना मैं क्लासरूम में दोस्त हो सकता हूँ, ना टीचर से हो सकता हूँ, ना स्टाफ से हो सकता हूँ, ना टॉप मैनेजमेंट से हो सकता हूँ। मैं जिस पारिवारिक पृष्ठभूमि से निकला हूँ, मेरे जो दोस्त स्कूल कॉलेज के थे, मैं पढ़ने में साधारण सा था, तो मेरे दोस्त भी वैसे ही थे। जनरली उनमें से बहुत कम लोग हैं जो काफी सफल हुए। वो बहुत मॉडेस्ट लेवल पे जिंदगी जीते हैं। वहां भी मुझे लगातार ये कोशिश करनी होती है कि कभी किसी को ये ना लग जाए कि बड़ा आदमी बन गया है। तो ये आपको भी करना ही पड़ता होगा, जब आप इंदौर जाते होंगे करना ही पड़ता होगा। दो लोगों के संबंध में अगर एक व्यक्ति बाई चांस आगे निकल गया तो उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि दूसरे को लगातार ये फील करवाए कि मैं वैसा ही हूं। तो मुझे हर लेवल पे ये फील करवाना होता है कि मैं ऐसा हूं, बेशक मैं वैसा नहीं हूं। इसलिए प्रिटेंड करना मेरे जीवन का सामान्य हिस्सा है, इसलिए एक्टिंग करनी पड़ती है, इसलिए इमेज के साथ चलना पड़ता है। अच्छी बात नहीं है। और इसलिए जब मैं मुंबई में आया तो मैं थोड़ा सा रिलीव्ड फील करता हूँ, क्योंकि यहाँ मुझ पर दबाव कम रहता है, थोड़ा ज्यादा एक्सप्रेसिव हो सकता है। दिल्ली में ज्यादा होता है दबाव। बट डू यू फील कि सारे मेन को, फॉरगेट आपकी लाइफ, किसी पब्लिक फिगर की लाइफ, नॉर्मल डे टू डे जिंदगी में भी, अगर आप इफ यू आर अ मैन, आपको ज्यादा एक्सप्रेसिव होने पे पनिश किया जाता है इन सम सॉर्ट। अगर आपको बस ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप एक प्रोटेक्टर हो, आप बाहर जाओ, दुनिया से जीत के आओ और घर आके वापस प्रोटेक्ट करो। क्योंकि आप अगर दिखाओगे कि आप रोते हो तो आप वीक हो, अगर आप दिखाते हो आप गुस्सा करते हो तो आप टॉक्सिक हो, अगर आप दिखाते हो राइट, अगर आप दुनिया से अफेक्टेड, बॉदर्ड, चिड़चिड़े दिखाते हो तो आपको ऐसा लगता है कि कैसा है ये। तो आप कोई भी इमोशन जो बहुत नेचुरल है एज अ मैन, अगर आप वो दिखाते हो तो आपको ज्यादा अच्छी वैल्यू नहीं दी जाती। थोड़ा सा इसको अगर एवोल्यूशन की कहानी से जोड़ के देखें, देखिए हमारी पूरी ह्यूमन हिस्ट्री के, होमो सेपियंस की हिस्ट्री के 3 लाख साल में मुश्किल से 5000 साल से हमने धर्म, परंपराएं, ये सब चीजें शुरू की हैं। लेकिन उस 3 लाख साल में, और अगर उसके पीछे मैं होमो सेपियंस बनने से पीछे का भी जोड़ लूं, तो कई लाख साल ऐसे हैं जिसमें हम जंगलों में और उन सब स्थितियों में रहे हैं। तो होता क्या है कि जो मैमल्स में ऐसे बहुत सारे स्पीशीज हैं जहां पर बाई पेरेंटल, मतलब ये जो नर्चरिंग होती है बच्चे की, बहुत जरूरी होती है। एक पेरेंट के बस की बात नहीं होती है। ह्यूमंस भी उनमें से एक हैं। और जिस स्पीशीज में आमतौर पे 4 से 5% मैमल्स में फैमिली स्ट्रक्चर दिखता है, जिस मैमल में ऐसा दिखता है वहां बाय डिफॉल्ट एक डिवीजन रहता है कि दोनों पेरेंट्स में से एक बच्चों को बचाएगा, एक बाहर जाके चीजों को इकट्ठा करेगा। 99% ऑफ द ह्यूमन सोसाइटीज में ये डिवीजन बड़ा सिंपल रहा है कि मेल बाहर से इकट्ठा करके लाएगा, फीमेल घर के अंदर बच्चों को संभालेगी और बचाएगी। 99% में कह रहा हूं क्योंकि एक एक्सेप्शन है इसका। तो हमने अपनी हिस्ट्री के 99% ऑफ द टाइम में शिकार किया है, चीजें इकट्ठी की हैं। जब शिकार करने जाते हैं तो शिकार होने का खतरा भी है, क्योंकि टाइगर भी तो निकला हुआ बाहर, ट्रू, उसको भी शिकार करना है, हमें भी शिकार करना है। हम हिरन को ढूंढ रहे हैं, टाइगर हमें ढूंढ रहा है। और उस समय आपके पास रोने का ऑप्शन नहीं होता। उस समय तो आपका फ्रंटल कॉर्टेक्स काम करता है, प्लानिंग काम करती है, टेस्टोस्टेरोन काम करता है जो बहुत उत्तेजना पैदा करता है, आक्रामकता पैदा करता है। विनम्र हो ही नहीं सकते वहां पर। विनम्र होने का मतलब है मरना।
सेकंड थॉट का मतलब है मरना, और बैलेंस्ड होने की शर्त है कि सेकंड थॉट आपके दिमाग में है, तो आप बैलेंस्ड उस सिचुएशन में हो ही नहीं सकते। वहाँ तो एक ही बात है कि बस मारना है किसी भी तरह से। आप हथियार बना रहे हैं, योजना बना रहे हैं, सारे मेल्स मिलके हिंसा कर रहे हैं, शिकार किया, लेके आए, उससे इमोशनल लाइफ से बहुत मतलब है नहीं। उसे घर की चिक चिक बहुत पसंद नहीं आती है। उसके लिए परिवार का मतलब सिर्फ इतना है कि उसकी सेक्सुअल नीड्स पूरी हो रही हैं। छोटा बच्चा है, बच्चे को उसने प्यार कर लिया, क्योंकि बहुत पीछे जाएं तो मेल फैमिली का नॉर्मल पार्ट है भी नहीं। आप देखेंगे अधिकांश स्पीशीज में बच्चा होने के बाद केवल बच्चा और माँ रहते हैं, बाप नहीं होता। आप डॉग्स में देखिए, बाप कभी नहीं दिखेगा। मंकीज में देखिए, बाप नजर नहीं आएगा। कबूतरों में कुछ समय तक नजर आते हैं, बहुत कम स्पीशीज में। बाप फैमिली का हिस्सा है, ये हिस्टोरिकल फिनोमेना है, ये नेचुरल नहीं है। फैमिली का हिस्सा नहीं है, नेचुरली हिस्सा नहीं है फैमिली का। कल्चरली, सोशली वो हिस्सा बनता गया। कब बना? जब थोड़ी सेफ्टी आ गई, सेटलमेंट्स होने लगी, खेती शुरू हो गई, अब उतना खतरा नहीं है, शिकार नहीं करना है, अब टाइम है उसके पास, अब उतनी हिंसा नहीं करनी है। उतनी हिंसा नहीं करनी है तो टेस्टोस्टेरोन का लेवल भी वैसा नहीं चाहिए, थोड़ा विनम्र हो सकते हैं। अब समय है तो परिवार में गुजरता है, घर में है तो बच्चों से ज्यादा बात करता है, पत्नी से ज्यादा बात करता है। वहां से फिर स्ट्रक्चर्स बनने शुरू होते हैं कि मोनोगेमी होनी चाहिए, विमेन राइट्स भी होने चाहिए, जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए, बच्चों के राइट्स होने चाहिए। तो आदमी इन 99% ऑफ द सिविलाइजेशंस और कल्चर्स पिछले कुछ 100 सालों में, हजारों सालों में इस प्रोसेस से अडेप्ट कर रहा है। अब वो धीरे धीरे इमोशनल भी होने लगा है। कई घरों में आप देखेंगे जो मेल्स हैं बड़े इमोशनल हैं, बच्चों को लेके रोते भी हैं। कई घरों में आप देखेंगे फादर मदर बच्चे मिलके गाना गा रहे हैं। पर अगर किसी फ्यूडल सोसाइटी में तो बाप ऐसा करता हुआ नजर नहीं आएगा आपको। जहां सिमेट्रिकल फैमिली ज्यादा बन गई है वहां ऐसा दिखेगा आपको। तो बच्चा मतलब बाप अपनी बेटी से बहुत प्यार करे और दिखाए भी, बेटे से बहुत स्नेह करे, दिखाए भी। ये नया फिनोमिना है जो नए समाजों में आ रहा है। इसलिए अगर कोई फादर बहुत एक्सप्रेसिव नहीं है तो लाखों सालों की तो वही हिस्ट्री है, एवोल्यूशन। धीरे धीरे सीख रहे हैं और आज से कुछ हजार साल बाद शायद ये कॉमन हो जाएगा, बहुत कॉमन हो जाएगा। आज तो नहीं है, मुश्किल है। जैसे अगर आप हरियाणा से हैं, पंजाब से हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हैं तो बहुत मुश्किल है। मुंबई में है तो शायद दिख जाएगा, बेंगलोर में दिख जाएगा, पुणे में दिख जाएगा। पर ना मल्टीपल रिसर्चेस भी की गई हैं ऑन डेवलप्ड सोसाइटी ऑल्सो, जहाँ पे डेवलप्ड हैं, दो इंडिविजुअल्स साथ में रहते हैं इतनी ज़्यादा और ऑलमोस्ट सिमिलर रोल्स हैं, दोनों काम करने जाते हैं, घर आते हैं, राइट। उन सोसाइटीज़ में भी बहुत सारी लड़कियों से पूछा गया मल्टीपल बार, अलग अलग थिंकर्स ने, रिसर्चर्स ने, यूनिवर्सिटीज़ ने रिसर्च करी। वो बोलती हैं कि उन्हें वल्नरेबल मेन अच्छे लगते हैं, राइट, जो वल्नरेबिलिटी दिखाते हैं, जो अपने इमोशंस दिखाते हैं, दैट्स ग्रेट। पर सब ने जब पार्टनर चूज करने की बात आई तो वो नहीं चूज करती। विमेन डोंट चूज वल्नरेबल पार्टनर्स बिकॉज दे फील समहाउ कि ये वीक है, बचा नहीं पाएगा। एवोल्यूशन की भाषा में अगर इसको देखें तो मेल और फीमेल सिलेक्ट कैसे करते हैं पार्टनर अपना, तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। एक जो क्वर्क नाम के राइटर हैं, उनकी किताब है इट्स नॉट यू इट्स बायोलॉजी, बहुत फेमस किताब है, इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी पे बेस्ड है। आप कितना भी एक्टिंग कर लीजिए कि मैं अपना जीवन साथी इन पैरामीटर्स पे चुनूंगा, सब कहने की बातें हैं। जब डिसीजन होता है तो आपका दिमाग उसमें काम नहीं कर रहा होता। अभी तो न्यूरोसाइंस ही साबित कर रही है कि हम जब सोचते हैं उसके पहले फैसला हो चुका होता है हमारे न्यूरॉन्स के लेवल पे। कैसे हम डिसाइड करते हैं, तो हमारा सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस काम करता है और वो इवोल्यूशन के प्रिंसिपल पे करता है। आदमी को वो औरत समझ में आती है अनकॉन्शियसली जो उसके स्वस्थ बच्चे को पैदा कर पाएगी और उसका पालन पोषण कर पाएगी। पूरी एस्थेटिक्स इसी पे टिकी हुई है। मेल नजर को फीमेल की वही फिगर समझ में आती है
जिसमें बॉडी के वही पार्ट्स डेवलप्ड हैं जो बच्चे को जन्म देने और बच्चे को पोषण देने के लिए काम करेंगे। ये अनकॉन्शियसली यही है, ये सब अनकॉन्शियस लेवल पे है। आप कितना भी एक्टिंग कर लें, हाँ, इस ब्यूटी के कॉन्सेप्ट में जो कलर वाली बात है ये डेवलपमेंट के साथ कल्चर का पार्ट है, क्योंकि नेचुरली ब्लैक ब्यूटीफुल नहीं है और वाइट ब्यूटीफुल है, ये बेकार की बात है। ये रेसिज्म डेवलप हुआ सदियों के साथ। लेकिन जिसको हम लोग एस्थेटिक्स में फिगर कहते हैं, स्वस्थ शरीर कहते हैं, उसका कॉन्सेप्ट बेसिकली अनकॉन्शियस माइंड में वही है। ओके। तो जब कोई कहे कि वो मुझे अच्छी लगती है, उसका अनकॉन्शियस माइंड ये बता रहा है कि ये स्वस्थ बच्चे को जन्म दे पाएगी और पाल पाएगी उसको। फीमेल के लिए क्या है, इवोल्यूशन में देखिए, शिकार करना है, बहुत खतरा है। औरत को बाकी मर्दों से भी खतरा है। माना तो विवाह संस्था बनी है, ना सोसाइटी डेवलप हुई है, ना कानून है, ना जुडिशरी है, ना पुलिस है, कुछ नहीं है। वो कैसे बचाए बाकी मर्दों से अपने आप को? उसे एक ऐसा मर्द चाहिए, एक ऐसा आदमी चाहिए जो उसे बाकी मर्दों से बचा ले। एक तो दूसरा, उसे माँ बना दे। और तीसरा, जब वो गर्भावस्था में होगी या बच्चा हो जाएगा, बच्चे बार बार होंगे ना, एक बच्चा हो गया है, दूसरा पेट में है, 10 बच्चे होने हैं, 15 बच्चे होने हैं उस समय। तो उस पूरे 15-20 साल के प्रोसेस में जब बच्चे छोटे हैं या पेट में हैं, तब मेरे लिए बाहर से खाना ले आएगा। इतना स्वस्थ होना चाहिए कि ये ना हो कि मैनेज नहीं कर पा रहा। तो बाकी मर्दों से कौन बचाएगा? जो ताकतवर होगा। खाना कौन ला पाएगा? जो ताकतवर होगा, क्योंकि वही शिकार कर पाएगा। इसलिए सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस में महिला को चाहिए सुरक्षा बाकी मर्दों से, और इनसिक्योरिटी ऑफ फूड एटसेट्रा, छोटे बच्चों की परवरिश के लिए। तो हम कितनी भी कोशिश कर लें, जब हम सिलेक्शन कर रहे होते हैं, आदमी लोगों से आप कितना ही पूछ लीजिए, 10 पैरामीटर्स बताएंगे, लेकिन सिलेक्शन के टाइम पे सुंदरता नंबर 1 पे आ जाती है। और सुंदरता भी ध्यान रखना है, सुंदरता दिमाग के अंदर वही है। ऐसी महिलाओं का है, वल्नरेबल अच्छा लगता है, डेमोक्रेटिक लगता है, सिमेट्रिकल फैमिली लगता है कि हाँ तुम रोते हो मुझे अच्छा लगता है, लेकिन जिंदगी गुजारने के लिए दिमाग में आता है वो जो मुझे संभाल सके। अगर आप इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी को पूरा ठीक मानते हैं तो ये व्याख्या पूरी ठीक है। लेकिन इवोल्यूशन के प्रोसेस भी ऐसा नहीं है कि वो रुक गए है कहीं। अब मान लीजिए कि कोई बच्चा बॉम्बे में पैदा हुआ और उसके पेरेंट्स काफ़ी हद तक सिमेट्रिकल हैं, दोनों नौकरी करते हैं, दोनों घर आते हैं, प्यार से बात करते हैं। उनके अंदर वो टेस्टोस्टेरोन वाला ऐसा नहीं था कि पापा हमेशा गुस्सा करेंगे, लड़ाई करेंगे, ऐसा नहीं। बहुत सॉफ्ट पापा हैं, मम्मी भी सॉफ्ट हैं। अच्छी परवरिश हुई बच्चों की, दोनों ने खूब पढ़ाई की, सोशियोलॉजी पढ़ा, साइकोलॉजी पढ़ा। ये बच्चे जब अपना जीवन साथी ढूंढेंगे तो केवल वो काम नहीं करेगा, जो इनके घर में लर्निंग्स हैं वो भी तो काम करेंगे। इसलिए ऐसे लोग भी आपको मिल जाएंगे, जो ऐसी लड़कियां जो अपने जीवन साथी को रोते हुए देखना चाहेंगी। और एक कॉन्ट्रडिक्शन ये भी हो सकती है कि वो चाहें कि अकेले में कभी कभी मेरे सामने रोए और दुनिया के सामने शेर बन के खड़ा हो। ऐसी आदमी के साथ होगा कि मुझे बहुत सुंदर, मुझे बहुत फिट किस्म की पत्नी चाहिए, लेकिन अकेले में अगर वो परेशान है, वीक है, बायोलॉजिकली अपसेट भी है, तो प्रेम तो है ना भी उसको भी, एक लंबे समय में प्रेम तो डेवलप हो ही जाता है। तो इवोल्यूशन एक बड़ा फैक्टर है साइकोलॉजी को समझने के लिए। इट इज नॉट द ओनली फैक्टर, बट इट इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स। व्हाट डू यू फील, व्हाट्स बेटर, लव मैरिज, अरेंज मैरिज? मेरा पहला सवाल है कि मैरिज या नो मैरिज। एक तो पहला सवाल, मैरिज या नो मैरिज ठीक है। तो मैरिज या नो मैरिज, मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर मैरिज का बहुत सेफ नहीं है। क्यों? फिर एक बात है, इवोल्यूशन का माइंडसेट कहें या वैसे माइंडसेट कहें, हर इंसान के दिमाग में, इंसान ही नहीं, हर स्पीशीज के दिमाग में, हर प्राणी के दिमाग में तराजू रखा हुआ है। उसके एक तरफ कॉस्ट है, एक तरफ बेनिफिट है। आप कहें ना कहें, आपके दिमाग में 24 घंटे वो तराजू एक्टिव रहता है, हर चीज में। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, हर ह्यूमन रिलेशन अल्टीमेटली, यहाँ तक कि फैमिली के अंदर भी इसी सिस्टम पे काम करते हैं। माँ और बच्चे का रिलेशन, स्पेशली जब बच्चा बहुत छोटा हो तो थोड़ा सा इससे अलग, उसको अनकंडीशनल लव कह देते हैं। अदरवाइज हर ह्यूमन रिलेशन इसी पे टिका हुआ है। ठीक है।
शादी छोड़ के बाकी सारे रिश्ते, ऑलमोस्ट सारे रिश्ते फैमिली वाले गिवन है। मैं अपने पिताजी को नहीं चुन सकता, माँ को नहीं चुन सकता, भाई बहन नहीं चुन सकता, वो तो गिवन है। जहाँ गिवन है वहाँ दिमाग उतना चलता नहीं कि फायदा है कि नुकसान है। ट्रू, ये है तो चॉइस ही नहीं है तो है। अब क्या कभी कभी आप दुखी हो सकते हैं कि अच्छा बाप मिल जाता, अच्छा भाई मिल जाता, अच्छी बहन मिल जाती। कभी कभी खुश हो सकते हैं, अच्छा वो नहीं मिला, मेरे वाले ज़्यादा अच्छे हैं। पर चॉइस नहीं है वहाँ पर आपके पास। हमारी पूरी जिंदगी में एक ही रिश्ता जहाँ चॉइस है, फैमिली रिलेशन की बात करूँ, दोस्तों को छोड़ के बात कर रहा हूँ, वो स्पाउस है। और ये भी तय है कि स्पाउस का इम्पैक्ट हमारे जीवन पर सबसे ज्यादा है। इनिशियल पार्ट ऑफ लाइफ छोड़ दें, मोटे तौर माने जी 25 की उम्र में शादी हुई तो 25 से लेके 75, 80, 90 जो भी है, लगभग 3/4 ऑफ द लाइफ उसी का इम्पैक्ट रहने वाला है। और 24 घंटे का इम्पैक्ट है, ना माँ के साथ 24 घंटे, ना बाप के साथ, ना भाई के साथ, ना बहन के साथ, वहाँ 24 घंटे का है। जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला है शादी। तो कॉस्ट बेनिफिट का तराजू सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है। ये अलग बात है कि शादी कम उम्र में हो गई, जब तक प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स आपका डेवलप ही नहीं हुआ था, तो आप सोचते नहीं, इमोशन से बह के शादी कर लेते हैं। 18, 20, 22 साल के बच्चे हैं, प्यार हुआ, भागे शादी कर ली, वो एक अलग बात है। पर अगर आप 25 क्रॉस कर गए और ये हिस्सा डेवलप हो गया, तराजू ठीक से डेवलप हो गया, आप देखेंगे जो 25 तक शादी नहीं करते फिर अक्सर वो लेट हो जाते हैं। फिर वो 30 हो गया, 35 हो गया, तराजू बहुत एक्टिव हो गया। अब उनको हर मामले में लगता है कि यार बेनिफिट ज्यादा है कि कॉस्ट ज्यादा है। वो नोट्स बनाते हैं, लिस्ट बनाते हैं, प्रोस क्या है, कॉन्स क्या है, और हमेशा लगता है कि ये पैकेज ठीक नहीं है, इसमें लॉस ज्यादा है। इन टोटलिटी मुझे ऐसा लगता है कि नियर फ्यूचर में मैरिज सिस्टम अपने आप में जितने बेनिफिट देगा उससे ज्यादा प्रॉब्लम्स देगा। तो जो जेन जी है, आप भी जेन जी वाले शायद होंगे, वो जो जेन अल्फा है, उसमें टेंडेंसी ये बढ़ेगी कि लोग शादी ना करें। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा ये टेंडेंसी और बढ़ेगी कि शादी ना करें। ये मेरा अनुमान है, बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी, मुझे लगता है कि ऐसा होगा। क्यों? क्योंकि शादी से जो बेनिफिट्स मिलते थे वो बिना शादी के ही मिल रहे हैं। भाई पुराने ज़माने में लोग शादी क्यों करते थे? क्योंकि उनको सेक्सुअल नीड्स फुलफिल करने का एक ही रास्ता था, शादी। या तो रेड लाइट एरिया में आप जाएंगे, मेल्स को ये ऑप्शन मिल जाएगा, पर ये कोई ऐसा ऑप्शन तो है नहीं कि आप इसके भरोसे ज़िंदगी गुजारेंगे। नहीं तो एक ही तरीका है, समाज ने एक ही रास्ता छोड़ रखा है, शादी। सेक्सुअल नीड्स एक उम्र के बाद परेशान करती हैं, वो आपको पूरी करनी ही है, तो शादी कर लो। इसलिए कल्चर क्या थी, लड़कियों के पेरेंट्स बहुत जोर लगाते थे कि बेटा शादी से पहले मिलना नहीं है। बहुत बाद में हुआ तो मुंह दिखाई कर लो, मिलने के टाइम पे 2 मिनट बात कर लो अकेले में, लेकिन मिलना नहीं। क्योंकि लोगों को आइडिया है कि वो खुमार 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन में खत्म हो जाएगा। और फिर हो सकता है, स्पेशली लड़के के मामले में हो सकता है कि उसको लगे कि नहीं, उस खुमार को उतरने से पहले ही शादी करवा देनी है, जिंदगी भर का इंश्योरेंस लेना है। क्योंकि लड़कियों के पास उस समय नौकरी नहीं है, पढ़ाई लिखाई है नहीं, समाज ने भेजा ही नहीं पढ़ने लिखने के लिए। नौकरी केवल बेटा करेगा, खेती केवल बेटा करेगा, बाहर का सारा काम बेटा करेगा, कमा के बेटा लाएगा। बेटे की जरूरतें पूरी करने के लिए एक दुल्हन आएगी। दुल्हन के पास यूएसपी क्या है कि वो उसकी एक नीड को पूरा कर सकती है। दुल्हन से कोई पूछेगा ही नहीं कि तुम्हें लड़का पसंद है कि नहीं है, कोई नहीं पूछता था। और सबको पता है, लड़की के बाप को भी, लड़के के बाप को भी, सबको पता है, क्योंकि वो भी उस दौर से गुजरे हुए हैं कि सेक्सुअल नीड्स कुछ समय के बाद जब कम होती हैं या मन भरने लगता है तो विवाह नहीं टिकता उसके बाद। तो 2 सिस्टम्स आप देखेंगे पुराने समाजों में, एक तो शादी से पहले मेल मिलाप नहीं होगा, दूसरा शादी के बाद तलाक नहीं होगा। चाहे आप कैथोलिक्स में देखें, यहूदियों में देखें, हिंदुओं में, सिखों में, जैनों में, बौद्धों में देखें, मुस्लिम इसके अपवाद हैं थोड़े से, डिवोर्स नहीं होगा। क्योंकि डिवोर्स का दरवाजा खोल दिया तो लाइन लग जाएगी। तो मौका देना ही नहीं है, बांध लेना है। अब आज के समाज में क्या है, लड़कियां खूब पढ़ती हैं, कॉलेज जाती हैं, उनकी नौकरी है, करियर है। मैं स्पेशली बॉम्बे, दिल्ली की बात कर रहा हूँ, गाँव में भी वही चल रहा है। अब यहाँ
डेटिंग साइट्स हैं, नौकरी में लोग मिलते हैं, स्कूल कॉलेज में लोग मिलते हैं, हजारों इंटरेक्शंस हैं। अगर प्रेम हो गया, कानून आपके फेवर में है। अगर आप 18+ के हैं या दोनों बच्चे 18 से कम के हैं या दोनों 18 से ऊपर हैं, कानून परेशान नहीं करता आपको, कोई रोक ही नहीं सकता। कोई पुलिस, कोई समाज आपको मना कर ही नहीं सकता प्रेम करने से लीगली। तो आप कर रहे हैं। सोशल मीडिया आप देख रहे हैं, रील लगातार देख रहे हैं, टीवी देखते हैं, फिल्में देखते हैं, हर जगह वैसा माहौल है। डेटिंग साइट्स पे लाइन लगी हुई है, आपको इतने ऑप्शंस मिल जाते हैं। हालांकि उसमें खतरे भी होते हैं, बहुत इंसिडेंट्स हैं, लेकिन ऑप्शंस तो हैं। पहले खतरा क्या था कि अगर फिजिकली इंटीमेट हो गए और लड़की प्रेग्नेंट हो गई तो जिंदगी खत्म। ये सबसे बड़ा खतरा रहा है। हमने लिटरेचर में देखा है, 1000 साल के लिटरेचर में लगभग हर सदी में कुछ ऐसी रचनाएं हैं जहां महिला प्रेग्नेंट हो गई और जिंदगी खत्म हो गई। ये सबसे बड़ा खतरा रहा है ह्यूमैनिटी के डेवलप में। एनिमल्स में खतरा नहीं है क्योंकि हमारा शादी का सिस्टम नहीं है, ह्यूमंस में है। क्यों खत्म हो गई? क्या 1961 में पहला कॉन्ट्रासेप्टिव यूके में आया, जिसमें यह हुआ कि आप, मतलब महिलाओं के लिए था, एक पिल थी, उसको लोगों ने मैजिक पिल बोलना शुरू किया वहां पर। वो प्रेगनेंसी को रोक सकती थी। 1961 के बाद कॉन्ट्रासेप्टिव्स बहुत सारे आ गए। पहली बार दुनिया उस स्थिति में है जहां फिजिकल इंटीमेसी के बाद भी आप मां ना बनना चाहें तो ना बने, जबरदस्ती नहीं। जब ये हो जाएगा, ओपननेस है ही, लोग मिल रहे हैं बाहर, उनमें से बहुत लोगों को शादी करने की जरूरत क्यों लगेगी? एक बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं जिनके लिए शादी का इतना ही मतलब था। उन्हें वो सब मतलब नहीं था कि दो लोग रहेंगे, आत्मा, तन, मन, विचार मिलेंगे और हम लोग कंपेनियनशिप, वो सब तो शहरी किस्म की बातें हैं। एक आम जो बच्चा है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, मजदूरी करता है, वैसे उसके दोस्त हैं, उनकी भाषा में जब बात होती है तो शादी किस लिए की जाती है? एक लड़की चाहिए जरूरतें पूरी करने के लिए, और बच्चे चाहिए, और वो लड़की घर में आएगी, घर का माहौल ऐसा है कि वो उसमें ढलना ही होगा उसको, क्योंकि कल्चर ये भी है कि डोली यहाँ से गई, अर्थी वहां से उठेगी, वापस नहीं आना है, अलग नहीं होना है। डिवोर्स का कानून हमारे समाज में 1955 में आया है। 1955 से पहले कोई हिंदू, सिख, जैन या बौद्ध तलाक ले ही नहीं सकता था। 1955, अभी सिर्फ 70 साल हुए हैं। तलाक का ऑप्शन नहीं है। संस्कार है कि लड़की वापस नहीं आएगी अपने मायके में, लड़की वापस नहीं आएगी तो कहाँ जाएगी? ससुराल में ही रहना है और वहां पति की जरूरतें पूरी करनी है। एक सेटअप था जो दुनिया के अधिकांश समाजों में था। अब ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर किसी को शादी केवल इसलिए करनी थी कि मेरी नीड्स पूरी हों, हजारों ऑप्शंस हैं। ऐसे बहुत लोग, उनको पेरेंट बनना ही नहीं है। मेरे कई दोस्त हैं जिनकी उम्र 40 के आसपास से, पति पत्नी है, पेरेंट नहीं है ना, उनको बनना है, नहीं बनना। डिंक बोलते हैं वो लोग उनको, डबल इनकम नो किड्स, या सिंक हो गया, सिंगल इनकम नो किड्स है। चाहिए नहीं बच्चे। हम पूछते हैं कि बच्चा क्यों नहीं चाहिए, बोलते हमने पूछा कि आपको क्यों चाहिए? आपकी चॉइस आपको चाहिए, हमारी चॉइस हमें नहीं चाहिए। तो जिसको बच्चा चाहिए ही नहीं, उसके लिए शादी का क्या मतलब था? नीड्स पूरी हो जाए, एक दोस्त मिल जाए जिंदगी भर के लिए। दोस्त वैसे मिल सकते हैं, को लिविंग में मिल जाते हैं। को लिविंग में ये ऑप्शन भी है कि आप एक समय के बाद नहीं कंपैटिबल है, अलग हो जाइए, क्यों साथ रहना है? दोनों पढ़े लिखे हैं, दोनों समझदार हैं, कॉन्फिडेंट हैं, सिक्योर हैं, कोई इनसिक्योरिटी है नहीं, तो क्या परेशानी है उनको? इसलिए जिस गति से लोग पढ़ लिख रहे हैं, बड़े शहरों में रह रहे हैं, कमा रहे हैं, ओपननेस जो उनके थॉट्स में आ गई है, क्रॉस जेंडर जो इंटरेक्शंस की क्वांटिटी और क्वालिटी बढ़ गई है, ग्लोबल कल्चर का जो इम्पैक्ट है, अमेरिका में, फ्रांस में क्या हो रहा है वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक ठाक चांसेस हैं कि शादी का इम्पैक्ट कम होता जाएगा। अभी भी हिस्ट्री में हाईएस्ट नंबर ऑफ सिंगल लोग आज हैं। हाँ, पर जेन्युइन है, मुझे ये फैक्ट नहीं पता, पर एकदम which is the अंडरस्टैंडेबल है। हाईएस्ट नंबर ऑफ सिंगल पीपल टुडे इन द वर्ल्ड। मैंने कुछ दिन पहले नंबर ऑफ पीपल हु आर चूजिंग नॉट टू बी मैरिड, not to also be in a relationship of any form of commitment.
दे आर लाइक नॉन कमिटेड रिलेशनशिप में हम रह लेंगे, कमिटेड रिलेशनशिप में हम किसी में भी नहीं रहेंगे। हाईएस्ट नंबर ऑफ NCM उसको बोलते हैं, क्या है, नहीं कमिटेड क्या है,